क्या आपने इस धरती की सबसे मिस्टीरियस जगह के बारे में सुना है? मतलब वहां पर कोई चीज जाती तो है लेकिन वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आती है। तो इस धरती पर यह जगह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में, यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पर्टो रको आइलैंड और बरमुंडा के बीच में। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रेंगल बनाते हैं, इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमुंडा ट्रेंगल। लेकिन इस एरिया में जो भी रहस्यमय घटनाएं हुई है उसकी वजह से इसको और भी सारे नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल ट्रेंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, घोस्ट प्लेसेस और भी बहुत सारे नाम। अब देखो, ये जो इलाका है इसकी बात होनी कहाँ से शुरू हुई। तो 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया की थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी, लेकिन इसको पहली बार लोगों ने बरमुडा ट्रेंगल जब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अर्गोसी मैगजीन में, और उसमें लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो कि 3 पॉइंट से मिलकर बना है और वहां पर कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो इस आर्टिकल को उन्होंने नाम दिया द डेडली बरमुडा ट्रेंगल। और उसके बाद जब भी इस एरिया की कभी बात हुई तो लोगों ने हमेशा इसको बरमुडा ट्रेंगल कहा है। अब ये जो बरमुडा ट्रेंगल का एरिया है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई भी इस एरिया के आसपास पहुंचता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जैसे कि सिग्नल टूट जाना, उनके कंपास खराब हो जाना या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाना। और ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ आसमान से प्लेन, समुद्र से जहाज और उनमें बैठे लोग भी गायब हो रहे थे, और गायब ऐसे कि उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। अब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो लोगों ने इसके बारे में अपनी अपनी राय रखनी चालू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर समुद्री दानव रहते हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि ये एलियंस की दुनिया में जाने का रास्ता है, और कुछ लोगों ने तो इसको इल्यूमिनाटी की कंस्पिरेसी थ्योरी से जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता था, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में बरमुडा ट्रेंगल के ऊपर कितनी सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्री या फिर बुक्स लिख दी गई है। शायद ही इतनी ज्यादा मूवीज या फिर डॉक्यूमेंट्री किसी और टॉपिक पर बनी हो। 1888 में एक जहाज था जिसका नाम था एलन आर्टिन, जो कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था। अब 2 से 3 हफ्ते ट्रेवल करने के बाद इस जहाज का जो कैप्टन था, जिसका नाम था ग्राफिन, वो एक शॉर्टकट रास्ता ले लेता है ताकि जल्दी वहां पहुंचा जाए। और ये जो शॉर्टकट था वो बरमुडा ट्रेंगल के पास से ही गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमुडा ट्रेंगल का रास्ता आता है वैसे ही कैप्टन ग्राफिन को थोड़ी दूर पर एक छोटी नाव दिखती है जो कि बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की उससे कम्युनिकेट करने की, लेकिन उस नाव से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस नाव के पास भेजा, यह देखने के लिए कि आखिर इस नाव पर बैठे लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस नाव पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो पूरी नाव खाली थी और उस पर कोई भी नहीं था। ना ही कैप्टन था, ना ही क्रू था और ना ही कुछ पैसेंजर थे। और उस नाव की हर एक चीज बिल्कुल सही सलामत थी, बल्कि उन लोगों के सामान भी वैसे ही थे और उनमें से कुछ भी चीज का डैमेज नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस नाव को हम लोग न्यूयॉर्क ले जाएंगे। वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो इसे ट्रैक किया जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेकर चलते हैं, अब थोड़ी आगे जाकर एक बहुत भयानक तूफान आता है और कुछ देर के लिए वो बोट गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है वैसे ही बोट फिर से दिखने लग जाती है। लेकिन हर कोई उस बोट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जितने भी मेंबर उस बोट में बैठे हुए थे वो सारे के सारे मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं और बोट वहां के वहीं बिल्कुल सेफ थी। फिर ये लोग डरकर उस बोट को वहीं छोड़कर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। अब अगले दिन हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। अब एक और बोट थी जिसका नाम था मेरी सेलिस। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था। और ये जो शिप थी इसमें भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही ये शिप बरमुडा ट्रेंगल के पास पहुंची उसके थोड़ी देर बाद ये शिप गायब हो जाती है। अब इसको ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई भी पता नहीं चला। अब जिन भी लोगों को ये शिप दिखता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि पूरी शिप खाली थी और उसके ऊपर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उन लोगों का खाना तक डिनर टेबल पर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पड़ा था। उनके खाने की जो प्लेट्स थी वो बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई थी। लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर्स ये सभी के सभी गायब थे। इन सब लोगों का आज तक कोई भी पता नहीं चला कि आखिर ये लोग गए कहाँ। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और फाइटिंग की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसको नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस पूरे ग्रुप में सारे के सारे ट्रेंड थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था चार्ल्स। अब इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें यह था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे और उसके बाद एक जगह है चिकन रॉक्स, वहां पर ये लोग बॉम्ब गिराएंगे और उसके बाद ग्रैंड वामा पे जाके वापस फ्लोरिडा की ओर आ जाएंगे। अब उस समय तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन लोगों के निकलने के पूरे 2 घंटे बाद
मौसम अचानक से खराब हो जाता है और इनके जो लीडर थे चार्ल्स, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये टास्क पूरा नहीं करेंगे और वापस फ्लोरिडा के बेस पे लौट जाएंगे। फिर चार्ल्स अपना कंपास निकाल कर देखते हैं तो वो खराब निकलता है। फिर वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं, वो भी खराब निकलता है। ये अपनी टीम से कांटेक्ट करते हैं लेकिन उन सभी के कंपास खराब हो चुके थे और जैसे ही ग्राउंड की टीम इनको कांटेक्ट करती है वैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सारा का सारा ग्रुप डायरेक्शन लेस हो चुका है और अब इसको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, लेकिन मिस्टीरियसली वो भी गायब हो जाता है। अब इसका जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पर कुछ 100 फीट की ऊंचाई से कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। ब्रूस कर्नल एक लौते ऐसे आदमी है जो बरमुडा ट्रायंगल को सरवाइव करके आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रेवल करते थे और उनको करीबन 1.5 घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा ट्रेवल करने के लिए। लेकिन एक बार ये बरमुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ा रहे थे और मौसम बिल्कुल साफ था, कोई बारिश नहीं थी, कोई भी तूफान नहीं था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और वो काफी देर तक खराब ही रहा और वहां पर बादल इतने ज्यादा घने थे कि उसके अंदर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बादल भी और ज्यादा घने हो रहे थे और उनकी प्लेन के इंस्ट्रूमेंट भी धीरे धीरे काम करना बंद हो रहे थे और फिर थोड़ी ही देर बाद उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई भारी शक्ति प्लेन को कंट्रोल कर रही हो और ग्राउंड की जो टीम थी उनको भी अचानक से उनकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन वो रुके नहीं और लगातार उन घने बादलों में प्लेन चलाते रहे और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो बादल साफ हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन वहां पर हर कोई हैरान था क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली कैसे भी पॉसिबल नहीं था। 250 मील्स की दूरी थी जो कि पूरे 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 180 मील प्रति घंटा। तो प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाए। अब ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जो मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बिक रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस कहानियां और उन कहानियों में कनेक्शन बिल्ड करना लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेशन थ्योरी होती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वहीं जो रियल फैक्ट्स होते हैं वो काफी बोरिंग होते हैं और उनको सुनने पे ऐसा लगता है मानो जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो और इसी चीज को एक बिजनेस बनाया जाता है। ऐसी कहानियां जिसमें कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे पहले कोई सिविलाइजेशन था, अब वहां पर एलियंस रहते हैं, ऐसी झूठी कहानियां मिलियंस में बिकती हैं। आप खुद इंटरनेट पर सर्च करके देखना कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कितनी सारी मूवीज बनी है और हर मूवी में आपको कहानी अलग अलग मिलेगी। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आएंगे कि अगर इतनी मिस्टीरियस है ये जगह तो आजकल इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है। आज की डेट में अगर किसी को फ्लोरिडा जाना हो तो वो ऑब्वियसली प्लेन या फिर शिप का ही यूज करेगा और यही बरमुडा ट्रायंगल वाला रूट इस्तेमाल करेगा। इनफैक्ट सबसे हेवी ट्रैफिक जोन है बरमुडा ट्रायंगल का। आज की डेट में हमारे पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमें पता चल जाता है अगर कोई इंसिडेंस होता है तो कि इसके पीछे आखिर क्या रीजन है। ये जो बरमुडा ट्रायंगल की कहानियां बेची जाती है, अगर आप थोड़ा भी सर्च करोगे गूगल पर तो बरमुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो टॉप 10 डेंजरस रीजन में भी नहीं आता है। इनफैक्ट इसको किसी कंट्री ने इतना भी सीरियस नहीं लिया है कि इसे एक मैप में मेंशन कर दे। बरमुडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि यह सिर्फ एक कहानी है, असल दुनिया से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब एक चीज जो आप ज्यादातर केसेस में सुनोगे कि कंपास खराब हो जाता है। अब देखो, कंपास के अंदर आप जो भी नॉर्थ की डायरेक्शन देखते हो वो पृथ्वी के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखता है। इसीलिए पृथ्वी के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल जो कंपास दिखाता है और दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी भी है जिन्हें आप कंपास से चेक करोगे तो वो एक्चुअल में नॉर्थ पोल दिखाएगी और जिस जगह पर एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखता है उसको हम कहते हैं एगोनिक लाइन। वैसे तो ये जो एगोनिक लाइन है ये चेंज होती रहती है, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल में काफी सालों से इसका सेंटर है, इसीलिए यहाँ पर कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है या फिर काम करना ही बंद कर देता है।